Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start the transport system in humans. So let's move to the classboard. Lecture 14.1. So dear students, transport in humans very interesting, very important topics which we are going to discuss now onwards. So dear students, humans के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं. There are two types of transport system जो कि इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ. There are two different transport systems in humans. Number one, the main transport system is the blood circulatory system. And number two is the lymphatic system. क्लियर? और दोनों ही सिस्टम्स इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन blood circulatory system. So dear students, human blood circulatory system, it is composed of three basic components. It has got three components. Three components. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. What are the components of human blood circulatory system? So number one is the circulatory fluid. Which we call the blood. Number two is the pumping organ. The heart. And number three, the blood vessels. And there are three different types of blood vessels in humans, which are arteries,
then capillaries, and veins. Clear? So we are going to discuss each component in every detail, inshallah. So first of all, we are going to start from the first component of the blood circulatory system. So दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं. पहले हमने स्टार्ट किया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो मेजर सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के आगे तीन कंपोनेंट्स, और उन तीन कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो कंपोनेंट है विच इज गिवन इन आवर सिलेबस, दैट इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड, दैट इज द ब्लड. क्लियर? इसकी बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे मैं कर देता हूँ ब्लड की, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं. सो ह्यूमन ब्लड, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स. अब ब्लड के भी दो कंपोनेंट्स हैं. नंबर वन इज द प्लाज्मा एंड नंबर टू आर द ब्लड cells and cell products. Clear? And or cell-like bodies, which are also known as the cell-like bodies. So as far as their composition is concerned, the plasma constitutes about 55%. यानी ब्लड का टोटल 55%, 55% इट्स ओनली प्लाज्मा, एंड द ब्लड सेल्स एंड द सेल लाइक बॉडीज इट कॉन्स्टिट्यूट्स 45%. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, एक ह्यूमन के अंदर, एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर इट इज अबाउट 5 to 6 liters. Clear? On an average 5 liters. Clear? So 5 to 6 liters adults के अंदर blood मौजूद होता है, and it is one by 12th of body weight. किसकी बात हो रही है? ब्लड की बात हो रही है. क्लियर? तो जितना हमारा बॉडी वेट होता है, ये उसका 12वां हिस्सा जो है बाय वेट, दैट इज ऑफ ब्लड. क्लियर? तकरीबन 5 से 6 लीटर ये मौजूद है. और ब्लड के आगे दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज 45% एंड प्लाज्मा इज 55%. अब इस ब्लड में जो पहला कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज प्लाज्मा. And we are going to discuss first of all the plasma. It is the liquid portion of the blood. पहली चीज तो जहन में ये रखनी है कि ये लिक्विड पोर्शन है ब्लड का. सो ब्लड बेसिकली अगर इसकी हम नेचर की बात करें, इट इज़ अ लिक्विड, और ब्लड की जो लिक्विडिटी या फ्लूइडिटी जो होती है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा. अब डियर स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा है इसको भी हम दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. दो मेन कैटेगरीज. नंबर वन इज वाटर. प्राइमरली जो प्लाज्मा है वो वाटर है, यानी कि असल में ये पानी है इसके अंदर ज़्यादातर. एंड सेकेंडरली इट कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा
कि चूंकि प्राइमरली है ही वाटर प्लाज्मा के अंदर, सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 90%। ये सारे MCQs हैं डियर स्टूडेंट्स, मार्क कर लें, बहुत इंटरेस्टिंग। 55%, 45%, 5 to 6 लीटर्स, 1/12 ऑफ द टोटल बॉडी वेट। क्लियर। और अब प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा का जो फर्स्ट पोर्शन है ब्लड का प्लाज्मा, दैट इज 55%। इट इज टोटल 55% ऑफ द ब्लड। तो इस 55% का 90% जो है वो वाटर है। क्लियर। और डिसॉल्व सब्सटेंसेस दे आर 10%। क्लियर, ये 10% मौजूद है। अब डिस्टेंस जो वाटर और साथ में डिसॉल्व सब्सटेंसेस को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? सॉल्यूट्स। पानी के अंदर मौजूद जो सब्सटेंसेस होते हैं आमतौर पर, क्योंकि सॉल्वेंट है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, चैप्टर नंबर 2 में डिटेल के साथ पढ़ा था। सो इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होंगे उनको हम सॉल्यूट का भी नाम दे सकते हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूट्स। So dear students, it means the plasma, it is a solution. Clear? It behaves like a solution. अब dear students, जो dissolved substances हैं, इसके आगे further 6 categories हैं. Clear? प्लाज्मा के आगे वाटर के अलावा जो dissolved substances हैं, जो 10% है, it is further divided into 6 categories. The dissolved substances. Clear? So starting from the first one, that is inorganic ions, which are also called as mineral ions. Clear? So this is the first component, the first category of dissolved substances. तो नाम से जाहिर है इनऑर्गेनिक, हम पहले बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक ही वक्त में मौजूद है उनको ऑर्गेनिक कहा जाता है, और उनके अलावा बाकी तमाम कंपोनेंट्स को, तमाम केमिकल्स को, चाहे वो आयंस हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन एक जगह पे नहीं है, एक ही कंपाउंड के अंदर नहीं है, सो दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक। क्लियर? तो अब इस 10% का याद रखिएगा, इट इज 0.9% दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल आयंस। क्लियर? अब इसमें भी देखते हैं कि कौन कौन से आयंस किस तरह से मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो प्राइम इंपॉर्टेंस है प्लाज्मा के अंदर, दैट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और विच इज रिटन एज NaCl। क्लियर? और इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक मिनरल्स और आयंस के जो कैटेगरी है इस 0.9% जो कि डिसॉल्व सब्सटेंसेस में मौजूद है, इनमें सबसे ज्यादा जो है सोडियम क्लोराइड है। क्लियर? इट इज more than 2/3, यानी इस 0.9% का अगर इसके 3 हिस्से करें तो 0.3, 0.3, 0.3, 3 हिस्से हो गए, तो 2 हिस्से से भी ज्यादा 2/3 जो है, दैट इज मोर देन 2/3 इज सोडियम क्लोराइड। ये MCQs के लिए मार्क कर ले इसको। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं? इट हैव मैग्नीशियम, कैल्शियम,
and potassium, clear, and iodine and iron, clear. So इसके अलावा भी और भी बहुत सारे like phosphates, so organic and inorganic जो मिनरल आयंस और इनऑर्गेनिक आयंस इसके अंदर इस तरह से मौजूद है। टोटल कंपोजिशन कितने 0.9% ऑफ द 10% टोटल जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं। और सोडियम क्लोराइड डियर स्टूडेंट्स ये हमारी बॉडी का मेन इनऑर्गेनिक आयन है, मिनरल आयन है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के काम, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में सोडियम और क्लोराइड आयंस, ये हमारे आपको याद होगा चैप्टर नंबर 12 उसमें न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि क्लोराइड जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl जो कि स्टमक से रिलीज होता है, ठीक है, फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल्स। सोडियम आगे चलकर आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे डिटेल के साथ। सोडियम एंड पोटाशियम दे आर इन्वॉल्व इन द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होते हैं। और कैल्शियम हमारे बोन्स के अंदर और टीथ के अंदर और मसल कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम भी। सो आयोडीन ये हमारे थायराइड ग्लैंड की जो सेक्रीशन होती है दैट इज T3 एंड T4, ये सेकेंड ईयर में आप चैप्टर नंबर 17 में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो द थायरॉक्सिन का नाम सुना होगा, तो उसका मेन ये कंपोनेंट है। और इसी तरह से आयरन हम पढ़ चुके, ये आगे चल के पढ़ेंगे भी। दिस इज़ द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, मेजर पार्ट है हीमोग्लोबिन का, एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। और इसी तरह से फॉस्फेट्स एंड अदर ऑर्गेनिक आयंस, ये ATP, ADP वगैरह इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका पार्ट होते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अदर पार्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, याद रखना एक चीज़ और कि ये आयंस हालांकि 0.9% हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर इनमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए, ठीक है, तो इससे जो ब्लड की pH है वो डिफ़र कर सकती है, उसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। और ब्लड की pH अगर अल्टर हो जाए, मतलब कि कम या ज़्यादा हो जाए, तो डियर स्टूडेंट्स जो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट pH में काम करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए फिर इश्यूज़ होंगे। जैसे कि हम एंजाइम्स के हवाले से पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में डिटेल के साथ कि हर एंजाइम अपने एक स्पेसिफिक pH पे काम करता है। तो अगर ब्लड की pH डिस्टर्ब होगी तो यहाँ पर ब्लड के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो हैं वो स्टेक पे लग जाएंगे, क्लियर। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखना है कि ये आयंस की कंसंट्रेशन इस तरह से रखी जाती है कि ब्लड की जो pH है, द pH ऑफ ब्लड डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है? यस, सो इट इज 7.4, दैट इज द ऑप्टिमम pH ऑफ ब्लड। लेकिन एक नैरो रेंज में काम करती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 7.4 ही है, इससे ऊपर या नीचे होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी, इस तरह से नहीं है। सो एक नैरो रेंज अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रोसेसेस की रखी है, तो इसकी जो रेंज है, इट्स रेंज इज, जो pH है ये रेंज करती है बिटवीन 7.35 to 7.45, दैट इज द रेंज। और इसमें जो ऑप्टिमम pH है वो 7.4 है, क्लियर। नाउ द प्लाज्मा प्रोटीन्स, द सेकेंड कंपोनेंट इज द प्लाज्मा प्रोटीन्स। Today students, Allah has provided us with various kinds of proteins which are present in the plasma, और हर एक का अपना अपना फंक्शन मौजूद है। सो इसको हम इस तरह से देख लेते हैं, लाइक एल्ब्यूमिन, एंड ग्लोब्यूलिन। ये दो ऐसी प्रोटीन्स है डियर स्टूडेंट्स जो कि प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को
that helps in the maintenance of plasma osmotic pressure, ये प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं। और प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ब्लड, लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर वाटर और इसके सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये इसके अंदर ही रहें, और ख़ास तौर पर वाटर की बात हो रही है, यानी कि जो वाटर 90%, और ब्लड की फ्लूइडिटी याद रखिएगा वो सिर्फ इस वाटर की वजह से 90% वाटर, इस 55% का 90% सिर्फ पानी है, इस वजह से हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें वाटर को ब्लड वेसल के अंदर रखने के लिए, इस 90% को अचीव करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है कि इन ब्लड वेसल्स के अंदर ये प्लाज्मा प्रोटीन्स रखी। आपको पता है वाटर की मूवमेंट कैसे होती है? वाटर मूव करता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, या अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। आप पढ़ चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। तो हम सादा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। अगर ब्लड वेसल के अंदर सोल्यूट का लेवल कम होगा तो वाटर क्या करेगा? अगर बाहर टिश्यूज़ में अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? यहाँ से वाटर निकलेगा ऑस्मोसिस के ज़रिए और टिश्यूज़ में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सो इट विल लीड टू एडिमा, उस जगह सूजना शुरू हो जाएगी, टिश्यूज़ जो है स्वेलअप होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता आमतौर पर नॉर्मली, बिकॉज कि अल्लाह ताला ने एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ख़ास तौर पर ये प्रोटीन्स, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा तादाद में इसको ब्लड वेसल्स के अंदर रखा, ताकि यहाँ का जो सोल्यूट, क्योंकि ये सोल्यूट्स हैं तो सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई रहेगी तो वाटर वहीं पर रहेगा, क्योंकि पानी कहाँ पर होगा? जहाँ पर सोल्यूट हाई होता है। क्लियर? ये सोल्यूट पार्टिकल्स यानी एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजर यही दो प्रोटीन्स हैं जो कि उसको वाटर को अंदर मेंटेन करके रखती है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? इसके अलावा और कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद हैं इन द प्लाज्मा, like prothrombin, Dear students, prothrombin जो है, it acts as a catalyst of clotting. It acts as a catalyst समझते हैं ना डियर स्टूडेंट्स? ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को या किसी भी रिएक्शन को वो एड कर रहा हो, उसको स्पीड अप कर रहा हो, उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। सो प्रोथ्रोम्बिन ये बेसिकली एक क्लॉटिंग प्रोटीन है। इट एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? ये एमसीक्यूज के लिए मार्क कर ली, ये कैटालिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। क्या? प्रोथ्रोम्बिन। इसी तरह से एक और क्लॉटिंग प्रोटीन है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज फाइब्रिनोजेन। Fibrinogen, dear students, that is involved in, it is actually involved in blood clotting. ये भी क्लॉटिंग प्रोटीन है। याद रखिएगा हमारे ब्लड के अंदर 12 क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, उनको क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहा जाता है। उनमें से 2 ये हैं, ठीक है? फिब्रिनोजन, इट इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। एक्चुअली होता क्या है आगे चलकर भी मैं डिस्कस करूंगा। फिब्रिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिब्रिन फाइबर्स, और वो फिब्रिन फाइबर्स जो होते हैं जहां पर ब्लीडिंग हो रही होती है उस वहां पर क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ये दोनों प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रही हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एक तो ये ग्लोबुलिन ये है, दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होती हैं। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो डिफेंस प्रोटीन्स होती हैं, इनको एंटीबॉडीज भी हम कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। डोंट वरी अबाउट दैट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही और डिटेल के साथ इंशाल्लाह समझाऊंगा आपको। सो एंटीबॉडीज डिफरेंट क्लासेस, 5 डिफरेंट इसकी क्लासेस होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, एंड दे आर डिफेंस प्रोटीन्स। ये किस में हेल्प करती हैं? डिफेंस। क्लियर? सो प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसकी जो शेयर है इस 10% में, सबसे मैक्सिमम है इस 10% में, दैट इज 7 to
0.9%, इसको मार्क कर लीजिए, क्लियर। ये 0.9% और ये 7 to 9% आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज the organic nutrients. तो वर्ड आ गया ऑर्गेनिक का, होपफुली आपको समझ आ गया। कौन से न्यूट्रिएंट्स? जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कौन से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमने खाए थे? हमने खाए थे कार्बोहाइड्रेट्स, हमने खाए थे लिपिड्स, हमने खाई थी प्रोटीन्स, और अल्टीमेटली चैप्टर नंबर 12 में आपके साथ डिटेल से शेयर किया कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ठीक है। इसी तरह से वो इनटू जो लैक्टोज है वो भी कन्वर्ट हो जाती है इनटू इट्स मिल्क शुगर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्लियर, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो ये सारे, इसी तरह से प्रोटीन्स अल्टीमेटली किसके अंदर डाइजेस्ट होती हैं? दे आर डाइजेस्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। इसी तरह से लिपिड्स किस में डाइजेस्ट होते हैं? इनटू फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल। तो ये सारे क्या हैं? ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच आल्सो ट्रेवल अलॉन्ग विद द प्लाज्मा। ब्लड के अंदर ये मौजूद होती हैं। सो इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की अगर हम लिस्ट बनाएं, सो इट इंक्लूड्स the glucose from carbohydrate digestion and amino acids from protein digestion and fatty acids and glycerol from lipids. Both these are from lipids digestion, clear? और these ये ब्लड में कैसे पहुंचते हैं? ऑल दीज, ये वाले जो 4 हैं, दीज रीच द ब्लड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। दे आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम, कहां से डियर स्टूडेंट्स? फ्रॉम आइलियम, क्लियर। आइलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और आइलियम में कहां से? फ्रॉम द विलाई, क्लियर। वो सारा आपको होपफुली याद आ गया होगा। और इसके अलावा कुछ और भी हैं डियर स्टूडेंट्स, लाइक लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड डियर स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड जो है ये आमतौर पर जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। आपको याद आ गया चैप्टर नंबर 11, उसमें डिटेल से पढ़ाया गया था। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होती है? मसल्स में, क्लियर। तो वहां पर जो है ये लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड जब ब्लड के अंदर ट्रैवल करता है, लेकिन बाकी ये 4 एब्जॉर्ब हुए हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जहाँ से वो मिस हो गई, वो आप उसको मार्क कर लें। प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसमें ज़्यादातर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। दे आर synthesized in liver most, clear। ज्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन्स कहां पर सिंथेसाइज हो रही हैं? लिवर के अंदर सिंथेसाइज हो रही हैं। ये एमसीक्यूज याद रखना है, कहां पर? लिवर। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, जब कभी लिवर का कोई इशू होता है, लिवर डिसऑर्डर होता है, तो ये प्रोटीन्स नहीं बनती, खासतौर पर जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन है, तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो फॉल कर जाता है। वाटर, जैसे मैंने बताया था, ये अंदर रखती थी ब्लड वेसल्स के, वाटर निकल कर ब्लड वेसल से टिश्यूज में एकमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से एडीमा हो जाता है और एसाइटिस हो जाता है। आगे चलकर पढ़ेंगे एडीमा के अंदर भी, क्लियर। सो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वन मोर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। दैट इज कोलेस्ट्रॉल। और याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। और डियर स्टूडेंट्स, एक और ये इट एक्ट्स एज, और इट सर्व्स एज अ प्रिकर्सर of steroid hormones। जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जिसका प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर का मतलब ये
कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो एक्चुअली इससे ही डिराइव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ये स्टीरॉयड हार्मोन है। इसी तरह से एस्ट्रोजन, नाम सुना हुआ है आपने। इसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन, और भी इसके अलावा बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, लाइक एल्डोस्टेरॉन, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एंड वन मोर, देयर इज एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन। क्लियर? सो ऑल दीज आर these serve as the steroid hormones, और इनका डिफरेंट फंक्शन है। आगे चलकर सेकेंड ईयर के अंदर आप इनकी डिटेल पढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है। क्लियर? तो ये तीन कैटेगरीज हो गई किसकी, प्लाज्मा की। नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज द वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लाज्मा के अंदर इट ऑल्सो कंटेन waste products. So dear students, वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? आपको पता है कि वेस्ट प्रोडक्ट एक तो सिंथेसिस याद रखिएगा कहाँ पर बनेंगे, और दूसरा ये भेजे कहाँ जाएगा बनाने के बाद, वो भी याद रखना आपने। ये दोनों चीज़ें अहम हैं। सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह इसकी डिटेल आएगी मुकम्मल तौर पर चैप्टर नंबर 15 के अंदर। ठीक है? सो वहाँ पर लिवर और किडनी के टॉपिक में आप इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन वाले टॉपिक के अंदर। तो दो मेजर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं डियर स्टूडेंट्स। मेटाबॉलिक वेस्ट, खास तौर पर मेटाबॉलिक वेस्ट का तो आपको पता ही होगा। व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? एक्चुअली ये मेटाबॉलिक वेस्ट ही होता है। सो मेटाबॉलिक वेस्ट इज द वेस्ट that is produced during metabolism। यानी जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उस दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उससे हम कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी हमारी बॉडी के लिए वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, वो नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर वो रहा तो उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। उसमें से एक किस्म है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट की एक किस्म है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट किसे कहते हैं? ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती हो। तो इसमें दो बेसिकली मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट करते हैं। और वो कैसे बनते हैं? बाय द मेटाबॉलिज्म इन द सेल्स। एक यूरिया और दूसरा डियर स्टूडेंट्स ammonia, and the third one is uric acid। इसके अलावा भी कुछ वेस्ट है जो कि बनता है वो माइन्यूट क्वांटिटीज के अंदर, उसकी हम बात फिलहाल नहीं कर रहे। अब अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, तो हमारे ये सारा काम ये सारे वेस्ट प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहे हैं? इसके लिए आप मार्क कर लें इसको, प्लीज़ अभी से मार्क कर लें। दीज वेस्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लिवर। ये लिवर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब अमोनिया हाईली टॉक्सिक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको फौरी तौर पर इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में थ्रू अ साइकिल विच इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। और इसके अलावा यूरिक एसिड भी ये बेसिकली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है? खास तौर पर जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनकी जो मेटाबॉलिज्म है, ये कैटाबॉलिज्म का एक्चुअली ये एंड प्रोडक्ट है। तो ये बनेगा कहाँ पर? लिवर में। देन ट्रांसपोर्टेड, ये फिर सारे जो वेस्ट है इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्पोजल यूनिट, यानी जहां पर इसने डिस्पोज होना, जहां से इसको रिमूव किया जाना है, दैट इज किडनीज। तो किडनी क्या करता है? फिर उसको यूरिन के जरिए रिमूव कर देता है। क्लियर? सो इट इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय द किडनीज
और किस प्रोसेस के जरिए? बाय यूरिन फॉर्मेशन, बाय यूरिन formation. So this is how the waste products they are produced and they are also present in the, और इनकी एक खास लिमिट होती है dear students. इसके अलावा भी कुछ वेस्ट होता है जो मौजूद होता है, ये तो मेजर वेस्ट है जो कि मैंशनड है, लाइक द बिलिरुबिन, ये भी वेस्ट है। इसी तरह से इसको फिर रिमूव कर दिया जाता है, चैप्टर नंबर 12 में आपको डिटेल से मैंने समझाया था, ठीक है। इसी तरह से कुछ और मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, लाइक ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, क्या सो इसी तरह से कुछ और मेटाबॉलिक वेस्ट भी मौजूद है। सो ये 4 कैटेगरीज होंगी डियर स्टूडेंट्स। Now the fifth category or the fifth component of the dissolved substances of the plasma is the respiratory gases, तो डियर स्टूडेंट्स जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, तो कितनी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं? चैप्टर नंबर 13 बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, तो याद होगा। सो देयर आर ओनली 2 रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन मोस्टली, आपको याद है ना कि ऑक्सीजन मोस्टली इसके साथ ट्रेवल करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर, जो कि डिफरेंट स्टेट्स में लाइक बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हीमोग्लोबिन। कहाँ पर है? इट इज़ इन द रेड सेल्स, और रेड सेल्स कहाँ पर हैं? वो ब्लड का पार्ट है, क्लियर। दिस इज द 5th कैटेगरी एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस प्लाज्मा dissolved substances is so the 6th category is hormones. So dear students, you know hormones, they are released directly into blood by the endocrine glands. और dear students, endocrine glands आपको पता है they are the ductless glands. इनकी डक्ट्स नहीं होती हैं, इस वजह से अपनी जो सेक्रेशंस होती हैं उनको डायरेक्टली पोर करते हैं ब्लड के अंदर, क्लियर। सो ऑल हार्मोन्स, याद रखिएगा, ऑल हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू ब्लड मीन्स प्लाज्मा, क्लियर। हम प्लाज्मा पोर्शन की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर ये डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस में ही शामिल होंगे, क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज द सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी एंड द फोर्थ एंड द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ कैटेगरी। तो ये 6 डिफरेंट कैटेगरीज हैं सॉल्यूट्स की। ये सॉल्यूट्स हैं जो कि मौजूद हैं किसमें? प्लाज्मा के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।